Hello everyone, welcome to the official channel of Vector Educators. This is Neelam, your mentor for English. So guys, शुरू करते हैं आज का सेशन एंड द टाइटल इज 10 years टैग ऑन आरबीआई होल्डिंग इंटरेस्ट रेट्स. तो यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि काफ़ी ये जो टैग है ये 10 years है एंड 10 years मतलब होता है वीक या काफ़ी छोटा या पॉसिबली ऐसा कुछ जो एग्जिस्ट ही ना करे उसे हम कहते हैं 10 years. सो 10 years टैग ऑन आरबीआई होल्डिंग. आरबीआई ने क्या किया, इंटरेस्ट रेट होल्ड कर दिया एंड ये काफ़ी इम्पॉसिबल चीज़ है जो एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, काफ़ी वीक चीज़ इसे बताई जा रही है. आगे देखते हैं. द एमपीसीज पॉलिसी मतलब कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है रिजर्व बैंक इंडिया की ऑफ प्रायोरिटाइजिंग ग्रोथ ओवर प्राइस स्टेबिलिटी इज क्लियरली फ्रॉट विथ रिस्क. एमपीसी ने क्या किया है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ग्रोथ को प्रायोरिटाइज कर दिया है, प्रायोरिटी दे दी है किस पे से मतलब ओवर क्या, प्राइस स्टेबिलिटी. मतलब प्राइस स्टेबिलिटी से ज़्यादा प्रायोरिटी उन्हें ग्रोथ को दे रहे हैं. सो ये क्या है, क्लियरली फ्रॉड है. एंड यहाँ पर फ्रॉड का मतलब होता है अनडिजायरेबल, समथिंग विच इज अनडिजायरेबल और समथिंग विच कॉजेस एंग्जाइटी. इसे हम कहते हैं यहाँ पर फ्रॉड, जिससे हमें एंग्जाइटी हो, चिंता हो या अनडिजायरेबल हो. एंड क्लियरली फ्रॉड विथ क्या, रिस्क. मतलब कंप्लीटली ये चीज़ जो है, ये जो भी चेंज किया जा रहा है ये कैसा है, रिस्की है काफ़ी. आगे देखते हैं. Friday's decision by Monetary Policy Committee of Reserve Bank India to maintain the status quo. मतलब फ्राइडे को डिसीजन लिया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने यहाँ पर. एंड ये पॉलिसी कमेटी होती किसकी है, रिजर्व बैंक इंडिया की. एंड क्या डिसीजन लिया है, टू मेंटेन द स्टेटस क्यू. एंड स्टेटस क्यू का मतलब क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है, जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उसे क्या करना है, मेंटेन करने की बात की जा रही है. सो यहाँ पर स्टेटस क्यू एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है जो एग्जिस्टिंग स्टेट है, कि अभी जो कंडीशन है वो कंडीशन. एंड जो भी कंडीशन है उसे क्या, मेंटेन करने की ही बात की जा रही है, मतलब उसे चेंज नहीं करने की बात की जा रही है. किस पर, ऑन बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स. एंड गाइस, बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट एक ये टर्म होती है, ये एक्चुअली इट इज़ यूज एज अ स्टैंडर्ड और बेस टू पे इंटरेस्ट रेट फॉर डिपॉजिट्स एंड लोन्स. मतलब डिपॉजिट्स और लोन्स पे जो इंटरेस्ट रेट पे किया जाता है उसका ये एक स्टैंडर्ड बेस होता है, इसे हम कहते हैं बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स. एंड कंटिन्यू विथ एन अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस. अगेन गाइस, अब यहाँ पर बोला क्या गया था कि हम मेंटेन करेंगे क्या, बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट एज इट इज़ जो है उसे हमें मेंटेन करना है. स्टेटस क्यू मतलब अभी ये मैंने कहा था, इसे मेंटेन करना, जो भी प्रेजेंट कंडीशन है उसे. एंड आगे बोला जा रहा है एंड कंटिन्यू करेंगे किस चीज़ को, इस चीज़ को भी कंटिन्यू करना है, अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस. एंड अगेन अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस इज ऑल्सो अ टर्म विच मीन्स जब सेंट्रल बैंक अपना मनी सप्लाई एक्सपांड करती है इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, इसे हम कहते हैं अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस. सो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसे भी कंटिन्यू किया जाएगा एज लॉन्ग एज नेसेसरी. मतलब जब तक की ज़रूरत हो तब तक उतने टर्म तक इसे कंटिन्यू किया जाएगा. हैज़ बीन वाइडली वेलकम्ड एज बीइंग प्रो ग्रोथ. एंड ये जो दो डिसीजंस लिए रिलेटेड टू बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स एंड अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस आर वेलकम्ड. इन्हें बहुत मतलब वेलकम है, मतलब ये अच्छे स्टेप्स है एज बीइंग प्रो ग्रोथ. एंड इन्हें क्या माना जा रहा है, प्रो ग्रोथ माना जा रहा है. मतलब कि इससे काफ़ी हमें ग्रोथ मिल सकती है. आगे, विद द एमपीसी नोटिंग दैट द साइंस ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी वर स्टिल फार फ्रॉम ब्रॉड बेस्ड, the panel asserted that it was incumbent on policymakers to support a durable rebound. So let's check. With the MPC noting कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ये नोट किया है that द साइंस ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी, कि इकोनॉमिक रिकवरी के जो साइंस है, जो सिम्टम्स है, वर स्टिल फार, वो काफ़ी फार दूर थे, कहाँ से, फ्रॉम ब्रॉड बेस्ड. एंड ब्रॉड बेस्ड मतलब क्या होता है, जनरल जो होने चाहिए, इकोनॉमिक रिकवरी जितनी जैसी होनी चाहिए उससे काफ़ी दूर है ये इकोनॉमिक रिकवरी के जो साइंस है ये. द पैनल असर्टेड दैट इट वॉज इनकम्बेंट. एंड पैनल ने असर्ट भी किया कि ये जो इनकम्बेंट है, इनकम्बेंट मतलब जो नेसेसरी चीज़ें हैं, इनकम्बेंट मतलब नेसेसरी. सो इट वॉज नेसेसरी ऑन पॉलिसी मेकर्स, कि पॉलिसी मेकर्स के लिए ये बहुत नेसेसरी था, ज़रूरी था, टू सपोर्ट अ ड्यूरेबल रिबाउंड, कि ये जो ड्यूरेबल रिबाउंड है इसे क्या करे, सपोर्ट करे. सो ड्यूरेबल मतलब क्या होता है, जो प्रेशर या जो भी डैमेज है, ओके, उस रिबाउंड को ड्यूरेबल. एंड
रिबाउंड मतलब होता है इंक्रीज, तो हम कह सकते हैं इंक्रीज इन वैल्यू या अमाउंट, या जो भी चीज में जो इंक्रीमेंट है इसे सपोर्ट करे। द एमपीसी ऑल्सो फ्लैग्ड इट्स एक्सपेक्टेशन दैट इन्फ्लेशन वुड कंटिन्यू टू रिमेन एलिवेटेड, एंड एमपीसी ने यह भी बताया उनकी जो एक्सपेक्टेशन है कि दैट इन्फ्लेशन जो रहेगा ये कंटिन्यू रहेगा टू रिमेन एलिवेटेड, मतलब ये एमपीसी ने उन्होंने अपनी एक्सपेक्टेशन बताई कि जो इन्फ्लेशन वुड कंटिन्यू टू रिमेन एलिवेटेड, मतलब जितना बढ़ा हुआ है, एलिवेटेड मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जब बढ़ी हुई होती है, तो इन्फ्लेशन कंटिन्यू रहेगा, मतलब ये इंक्रीज ही रहेगा थ्रू द कमिंग मंथ्स टू एवरेज 6.3%, मतलब कितना 6.3% इन कमिंग मंथ्स, मतलब आने वाले मंथ्स में, वेल अबाउ 6% अपर बाउंड ऑफ इट्स टारगेट रेंज, एंड ये कितना ज्यादा है इसकी टारगेट रेंज से, 6% अपर बाउंड है, ज्यादा है टारगेट रेंज से, सो थ्रू सेकेंड हाफ ऑफ द करंट फिस्कल, एंड कहा सेकेंड हाफ ऑफ करंट फिस्कल के। The RBI, which in October estimated retail inflation to range between 4.5 and 5.4 in the 6-month period, has in just 2 months raised its projection for price gains by at least close to 1 percentage point. So यहाँ पर बोला जा रहा है कि RBI ने यहाँ पर estimate किया था कि जो रिटेल इन्फ्लेशन होगा, ये रिटेल इन्फ्लेशन ये इस वैल्यू 4.5 एंड 5.4 के बीच में होगा 6 मंथ पीरियड में, लेकिन सिर्फ 2 मंथ्स में ही उनका क्या हुआ, प्रोजेक्शन जो भी था, प्रोजेक्शन मतलब यहाँ कह सकते हैं जो एस्टिमेशन था, जो अंदाजा था इस प्राइस के लिए, ये गेन हो चुका है, कैसे, बाय एटलीस्ट क्लोज टू 1 परसेंटेज पॉइंट, और 1 परसेंटेज पॉइंट से ये क्या हुआ, गेन हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। देन सीन इन दिस लाइट, सीन इन दिस लाइट मतलब यहाँ पर गाइज ये इन दिस लाइट भी एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि अगर हम कंसिडर करेंगे, taking something into consideration, the MPC's decision shows that RBI is clearly prioritizing growth over price stability for now, and अगर इस रिगार्ड में इस चीज़ के बारे में अगर हम बात करें या कंसिडर करें, सो एमपीसी का जो डिसीजन है वो हमें ये दिखाता है कि आरबीआई क्लियरली ग्रोथ को प्रायोरिटाइज कर रहा है, ज़्यादा प्रायोरिटी ग्रोथ को दे रहा है रेदर देन स्टेबिलिटी, रेदर देन प्राइस स्टेबिलिटी। सो आगे देखते हैं, while the compulsion to ensure that monetary policy remains broadly supportive of an economy that in this recession as a fallout of COVID-19 pandemic and accompanying lockdowns is understandable। तो यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि यहाँ पर while the compulsion to ensure कि compulsion किया जा रहा है ensure करने के लिए, श्योर करने के लिए that कि monetary policy remain broadly supportive, कि ये broadly supportive रहे इकोनॉमी को, क्योंकि इन दिस रिसेशन बिकॉज ऑफ फॉल आउट ऑफ कोविड-19 पैंडमिक, कि कोविड-19 की वजह से ये जो फॉल आउट हुआ है, फॉल आउट मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का जो एडवर्स रिजल्ट होता है, एडवर्स मतलब कह सकते हैं अनडिजायरेबल रिजल्ट, या हिंदी में से कहेंगे नतीजा जो था इस वजह से, पैंडमिक की वजह से, एंड अकम्पनिंग लॉकडाउन इन इज अंडरस्टैंडेबल, एंड जो भी ये चीज़ें हुई ये कोविड-19 एंड लॉकडाउन्स के वजह से ये काफ़ी अंडरस्टैंडेबल है, मतलब समझी जा सकती है, अंडरस्टूड है। द रेट सेटिंग पैनल्स रेडीनेस टू श्रग ऑफ बोथ परसिस्टेंटली हाई इन्फ्लेशन एंड इट्स ओन आउटलुक ऑन प्राइजेस इज कॉज फॉर कंसर्न, एंड यहाँ पर कहा जा रहा है द रेट सेटलिंग पैनल्स, अब रेट को सेटल करने का जो पैनल होता है उनकी जो रेडीनेस है, किसके लिए रेडीनेस, क्यों, टू श्रग ऑफ यहाँ पर अगेन एक गाइस फ्रेजल वर्ब है which means to deal something successfully, to deal with something easily, या कह सकते हैं हम लोग सक्सेसफुली। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इनकी जो रेडीनेस है, किसकी, रेट सेटलिंग पैनल की रेडीनेस टू श्रग ऑफ मतलब डील करना, कैसे, बोथ परसिस्टेंटली हाई इन्फ्लेशन, ऐसा इन्फ्लेशन जो कंटिन्यू हाई है, परसिस्टेंट है, एंड इट्स ओन आउटलुक, ओके मतलब कि यहाँ बोला जा रहा है कि ये रेडी है डील करने के लिए जो कंसिस्टेंट हाई इन्फ्लेशन है। अब इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, जब प्राइजेस बढ़ जाते हैं चीज़ों के, उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन, और कहा जा रहा है एंड इट्स ओन आउटलुक ऑन प्राइजेस इज कॉज फॉर कंसर्न, एंड उनका जो खुद का आउटलुक है, देखने का जो नज़रिया है प्राइजेस को, ये खुद ही क्या है, एक कॉज है कंसर्न का, चिंता करने की बात है। मतलब आगे
रिसेंट इंक्रीज इन द प्राइजेस ऑफ आयरन और, रिसेंटली जो आयरन और स्टील एंड ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल्स की जो प्राइजेस बढ़ी है, ऑल्सो ऐड टू द वरीज, एंड ऑल्सो ये वरी को ऐड कर रहा है, हमारी जो चिंताएं और बढ़ा रहा है, दैट कॉस्ट प्रेशर्स आर कंटिन्यूइंग टू अक्यूमुलेट, एंड ये जो कॉस्ट के जो प्रेशर्स है ये कंटिन्यू अक्यूमुलेट कर रहे हैं, कब, एट द टाइम व्हेन इकोनॉमिक स्टिल वेल अंडर वाटर, जबकि इकोनॉमिक क्या है, स्टिल अंडर वाटर है, मतलब कि प्रेशर में है अभी भी. The RBI has also surprisingly raised its GDP forecast for the full year. एंड RBI ने सरप्राइजिंगली, ये बहुत ज़्यादा सरप्राइज है हमारे के लिए कि उनकी जो GDP, RBI ने GDP का जो लेवल है, GDP जो है वो उसे रेज कर दिया, इंक्रीज कर दिया GDP फोरकास्ट फॉर द फुल ईयर. The central bank now expects the economy to shrink by only 7.5 in the 12 months ending in March. So सेंट्रल बैंक एक्सपेक्ट कर रही है कि जो इकोनॉमी है ये श्रिंक हो जाएगी. श्रिंक मतलब क्या होता है, लो हो जाना, कम हो जाना, रिड्यूस हो जाना, बाई ओनली 7.5%, सिर्फ और सिर्फ 7.5% से कम होगी. कब, इन 12 मंथ्स एंडिंग इन मार्च तक. A full 2 percentage points shallower that 9.5 contraction it had projected in October. So यहाँ पर उन्होंने परसेंटेज पॉइंट शैलोवर, अब यहाँ पर प्रोजेक्ट कितना किया गया था 9.5, लेकिन एक्सपेक्ट कितना किया जा रहा है 7.5. तो ये क्या हुआ, शैलो ओवर हुआ. शैलो मतलब क्या होता है, ज़्यादा डीप नहीं, मतलब कम. सो कम हुआ यहाँ पर. कॉन्ट्रैक्शन इट हैड प्रोजेक्टेड इन अक्टूबर. The forecast is predicted on a return to growth of 0.1 in quarter 3 and 0.7 in quarter 4. So यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो फोरकास्ट है ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि फिर से ये रिटर्न टू ग्रोथ, मतलब फिर से ये इसकी ग्रोथ हो जाएगी, फिर से जैसी ग्रोथ थी वो उस पर रिटर्न हो जाएगा. कितनी, ऑफ 0.5 इन दी क्वार्टर 3 एंड 0.7 इन दी क्वार्टर 4, ऐसा एक्सपेक्ट प्रेडिक्ट किया जा रहा है. इट इज दिस ऑस्टेंसिबली सैंग्विन, एंड यहाँ पर ये देखिए दो इंपॉर्टेंट वर्ड है, एंड ये वर्ड्स आपको काफ़ी क्वेश्चंस में दिखाई देंगे. सो ऑस्टेंसिबली, एंड ऑस्टेंसिबली मतलब कहा जाता है कि जैसा आपको दिखाई दे रहा है, बट नेसेसरीली नहीं है कि वैसा होगा, लेकिन जैसा दिखाई दे रहा है. एंड सैंग्विन का मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक, एंड आई थिंक इस वर्ड को हम लास्ट सेशन में भी डिस्कस कर चुके, विच मीन्स ऑप्टिमिस्टिक मतलब कि आशावादी है ना, मतलब पॉजिटिव सोचना. जो जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है पॉजिटिव आउटलुक ऑन द इकोनॉमी, दैट इज हैड टू स्क्वायर अप विद द RBI स्टैंड अकॉर्डिंग टू प्राइमेसी टू ग्रोथ ओवर प्राइस स्टेबिलिटी. दैट इज हैड टू स्क्वायर अप मतलब कि यहाँ पर अब अगेन गाइस देखिए, स्क्वायर अप एक अगेन फ्रेजल वर्ब होता है, एंड यहाँ पर जिसका मतलब होता है किसी चीज़ पर अगर आप एग्री नहीं होता, एग्री करते हो, टू एग्री विथ समथिंग. ओके, सो जैसे कि यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक दिखाई दे रहा है इकोनॉमिक का, दैट इज हार्ड टू एग्री, लेकिन वो काफ़ी हार्ड है, हम उसे एग्री नहीं कर पा रहे क्योंकि ऑस्टेंसिबली सैंग्विन है. सैंग्विन मतलब ऑप्टिमिस्टिक होता है, लेकिन ऑस्टेंसिबली मतलब होता है जस्ट कि हमें दिखाई दे रहा है, नेसेसरी ज़रूरी नहीं है कि वो है सही में ऑप्टिमिस्टिक, मतलब कि सही में अच्छा है. सो स्क्वायर अप मतलब एग्री नहीं कर पा रहे, हैड टू एग्री है विद द RBI स्टैंड. RBI ने जो स्टैंड लिया अकॉर्डिंग प्राइमेसी टू ग्रोथ ओवर प्राइस स्टेबिलिटी, कि मतलब जो RBI का स्टैंड है कि ग्रोथ पे ज़्यादा प्रायोरिटी देना है रैदर देन प्राइस स्टेबिलिटी पर. विद द सेंट्रल बैंक prognosticating that save more possible continued softening in the prices of cereals and transient ease of vegetable cost through the winter. So यहाँ पर बोला जा रहा है with the central bank prognosticate अगेन एक important word है जिसका मतलब होता है prediction करना, predict करना. तो सेंट्रल बैंक ने प्रेडिक्ट किया that save some possible continued softening in the prices of cereals and transient easing. transient का अगेन यहाँ पर मतलब होता है कि जो शॉर्ट लास्टिंग फॉर शॉर्ट पीरियड, कि ऐसी कोई चीज़ जो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होती हो उसे हम कहते हैं शॉर्ट टाइम या पीरियड, उसे ट्रांजिएंट कहते हैं. सो यहाँ पर बोला है कि पॉसिबल कंटिन्यूड सॉफ्टनिंग इन द प्राइस की सीरियल्स के जो प्राइस होंगे इसमें काफ़ी सॉफ्टनिंग मतलब कि
कम हो सकते हैं, एंड ट्रांजिएंट ईजिंग ऑफ वेजिटेबल्स की, वेजिटेबल्स काफ़ी ईज मतलब उनकी जो कॉस्ट होंगी ये काफ़ी ईज हो जाएगी, एंड ये ट्रांजिएंट होगा चेंज, मतलब कि ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, थ्रू विंटर मतलब जस्ट विंटर में। अदर फूड प्राइजेस वुड परसिस्टेंटली रिमेन एट द एलिवेटेड लेवल्स, मतलब यहाँ बोला क्या जा रहा है कि सीरियल्स और वेजिटेबल्स के प्राइस कम हो सकते हैं, लेकिन बाकी सारे जो फूड प्राइजेस होंगे ये परसिस्टेंटली कंटिन्यूड एलिवेटेड मतलब हाई लेवल्स पर ही रहेंगे, मतलब इनकी प्राइस इंक्रीज ही रहेगी। द एमपीसीज पॉलिसी अप्रोच इज क्लियरली फ्रॉट विथ रिस्क, एंड क्लियरली ये कैसी है, फ्रॉट है, अनडिजायरेबल है, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। बाय लेइंग द ओनस ऑन सप्लाई डिसरप्शंस, एंड ये जो ओनस रिस्पॉन्सिबिलिटी है किस पर जा रही है, सप्लाई डिसरप्शंस, प्रॉफिटरिंग एंड टैक्सेस फॉर इन्फ्लेशन स्पाइरल। सो डिसरप्शन, प्रॉफिटरिंग एंड टैक्सेस फॉर इन्फ्लेशन स्पाइरल के जो टैक्सेस होते हैं उन पर द आरबीआई इज एब्डिकेटिंग इट्स प्राइमरी मैंडेट, एंड वो क्या कर रही है, अपने प्राइमरी मैंडेट, मैंडेट मतलब क्या होता है, एक ऑफिशियल ऑर्डर, उसे एब्डिकेट कर रही है, मतलब कि क्या कर रही है, क्विट कर रही है, त्याग कर रही है, छोड़ रही है। सो this was all about today's passage or today's okay passage. So guys, फर्स्ट वर्ड इज स्टेटस क्यो, जितनी भी इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज है हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सो स्टेटस क्यो मतलब कि नाउन, इसका मतलब सॉरी मतलब ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है द एग्जिस्टिंग स्टेट और कंडीशन, जिसे हिंदी में कहते हैं यथास्थिति, मतलब अभी जो स्टेट जो भी कंडीशन है उसे स्टेटस क्यो कहते हैं। देन नेक्स्ट वर्ड इज रिबाउंड, रिबाउंड इज ऑल्सो अ नाउन विच मीन्स एन इंक्रीजिंग वैल्यू अमाउंट और स्ट्रेंथ आफ्टर अ प्रीवियस डिक्लाइन, मतलब कि पहले कोई चीज़ कम है एंड देन अगेन सडनली उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, इंक्रीज या अमाउंट बढ़ जाती है, उसे हम कहते हैं रिबाउंड। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब सभी को पता होगा जब प्राइजेस बढ़ जाती है एंड परचेजिंग वैल्यू की प्राइस कम हो जाती है उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन, एंड हिंदी में इसे कहते हैं मुद्रास्फीति। देन नेक्स्ट वर्ड इज फॉल आउट, एंड फॉल आउट इज अ नाउन विच मीन्स द एडवर्स रिजल्ट ऑफ अ सिचुएशन और एन एक्शन, हिंदी में इसे कहते हैं नतीजा, मतलब किसी भी चीज़ का कोई एडवर्स इफेक्ट जो होता है, रिजल्ट होता है, उसे हम फॉल आउट कहते हैं। श्रग ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू डील विद समथिंग इजीली एंड सक्सेसफुली। द नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज ऑल्सो अ नाउन, एंड कॉन्ट्रैक्ट होना सभी को पता है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कम होना, रिड्यूस होना, वीक होना। नेक्स्ट वर्ड इज सैंग्विन, एंड सैंग्विन हम ऑलरेडी लास्ट सेशन में भी डिस्कस कर चुके, आई होप आपको ये याद हो चुका होगा। इट इज एन एडजेक्टिव विच मीन्स ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव, स्पेशली इन एन अपेरेंटली बैड और डिफिकल्ट सिचुएशन में, हिंदी में इसे आशावादी कहते हैं। एंड ये जो सैंग्विन है, ऑप्टिमिस्टिक है, ये सारे सिनोनिम्स होते हैं, सो भूलना नहीं है। एंड ऑप्टिमिस्टिक आपको सभी को पता होगा कि जो हर सिचुएशन में पॉजिटिव साइड को देखता है, उसे हम ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं। नेक्स्ट इज स्क्वायर विथ, एंड दिस इज ऑल्सो अ फ्रेजल वर्ब विच मीन्स टू एग्री विथ समथिंग। देन प्रोग्नोस्टिकेटिंग, प्रोग्नोस्टिकेट मतलब एक वर्ब होता है विच मीन्स टू मेक फ्यूचर प्रेडिक्शन, या एडवांस में ही बता देना, मतलब पूर्व संकेत करना। देन नेक्स्ट इज ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट इज एन एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है कि जो जस्ट शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए होता है उसे हम कहते हैं ट्रांजिएंट। यहाँ देखिए क्षण, स्थाई, क्षण मतलब क्या होता है, बिल्कुल शॉर्ट टाइम, एंड स्थाई मतलब रुका हुआ, तो बिल्कुल जो शॉर्ट टाइम के लिए स्थाई होता है, मतलब कि लास्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। सो दिस वॉज ऑल अबाउट वोकैबलरी, इंपॉर्टेंट वोकैबलरी। सो गाइस कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, एंड जितने भी हमने इससे पहले एडिटोरियल डिस्कस किए हैं वहीं से ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर निकाले गए हैं द हिंदू एडिटोरियल से। सो गाइस देखते हैं आप कितना रिटेन कर पाते हैं, आपको कितना यहाँ पर याद होता है। सो यहाँ देखिए फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस है। इन द क्वेश्चन अ पार्ट ऑफ सेंटेंस इज मेड बोल्ड, बिलो आर गिवन ऑल्टरनेटिव्स टू द बोल्ड पार्ट ए बी सी डी विच में इम्प्रूव द सेंटेंस, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना, इन केस नो रिप्लेसमेंट इज नीडेड मार्क ई एज योर आंसर। सो here is your first question। सो देखिए यहाँ पर ये हाईलाइटेड पार्ट है, एंड आपको बताना है कि अगर ये हाईलाइटेड पार्ट अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस ग्रामेटिकली कंटेक्चुअली बिल्कुल सही है, तो आपका आंसर होगा इस केस में ऑप्शन नंबर ई। और इफ दिस गिवन हाईलाइटेड पार्ट इज नॉट करेक्ट, देन आपको इन चार ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है विच विल फिट हियर ग्रामेटिकली एंड बोथ कंटेक्चुअली करेक्ट।
So let's check, guys. The opposition center right national party, अब यहाँ पर इस पार्टी की बात की जा रही है. ओके, अपोजिशन सेंटर राइट नेशनल पार्टी वन 26.8% ऑफ द वोट, इतने वोट वो जीत चुकी है. एंड आर प्रोजेक्टेड टू टेक 35 सीट्स. अब यहाँ पर बात किसकी की जा रही है? इस पार्टी की. एंड दिस इज सिंगुलर. ये जो सब्जेक्ट है जिस पार्टी की बात की जा रही है, एक सिंगल पार्टी है, ये ग्रुप ऑफ पीपल है. सो एज हम यहाँ पर इसको सिंगुलर कंसिडर करेंगे. सो एंड आर यहाँ पर गलत हो जाएगा, इज होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर एक पार्टी की बात की जा रही है. सो ग्रुप ऑफ पीपल. ओके, सो यहाँ पर ये एरर है, मतलब कि ये गलत है. सो हमें यहाँ इसे रिप्लेस करना है इन सारे ऑप्शन से. आगे देखते हैं. टू टेक 35 सीट्स डाउन फ्रॉम 56 सीट्स इट वन इन द प्रीवियस इलेक्शन. सो लेट्स चेक. एंड ऑफ द वोट एंड इज प्रोजेक्ट टू टेक. अब यहाँ पर पास्ट की बात की जा रही है, सेंटेंस पास्ट में है. सो सारे वर्ब यहाँ पर पास्ट ही होने चाहिए. ओके, तो यहाँ इस प्रोजेक्ट टू टेक गलत हो जाएगा. एंड इज प्रोजेक्टिंग टू टेक 35 सीट्स डाउन फ्रॉम द 56 इट वन इन द प्रीवियस इलेक्शन. सो प्रोजेक्ट किया गया है, ऐसी बात यहाँ पर की जा रही है. सो ये भी यहाँ पर इज प्रोजेक्टिंग, ये तो कंटिन्यू सेंस हो जाएगा. इज एंड इज प्रोजेक्टिंग, एंड यहाँ पर प्रोजेक्टिंग लिखा है, सो ऑब्वियसली ये एलिमिनेट हो जाता है. देन नेक्स्ट इज एंड इज प्रोजेक्टेड टू टेक. एंड इज प्रोजेक्टेड टू टेक. यस, ये सही हो सकता है कि एंड इज प्रोजेक्टेड है वो टेक लेने के लिए 35 सीट्स, तो ये हमारा सही आंसर हो सकता है. एंड इज प्रोजेक्टेड टेकिंग 35 सीट्स, तो यहाँ पर ये भी एलिमिनेट हो जाएगा एंड ये ऑप्शन भी. सो द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर सी, है ना. एक बार देखते हैं पढ़ के. द अपोजिशन सेंटर राइट नेशनल पार्टी वॉन 26.8% ऑफ द वोट एंड इज प्रोजेक्टेड टू टेक 35 सीट्स डाउन फ्रॉम द 56 सीट्स. सो बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर साउंड भी कर रहा है एंड ग्रामेटिकली भी बिल्कुल करेक्ट है. सो द करेक्ट चॉइस इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. So let's check, guys. This is Labour's greatest victory in almost 50 years and the biggest victory of any party for the nation adopts a proportional representing voting system. So यहाँ पर बोला जा रहा है कि ग्रेटेस्ट विक्ट्री है, ऑलमोस्ट 50 साल में सबसे बड़ी विक्ट्री है ये.
एंड द बिगेस्ट विक्ट्री ऑफ एनी पार्टी, किसी भी पार्टी के लिए सबसे बड़ी विक्ट्री है, जीत है. फॉर द नेशन अडॉप्ट्स अ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वोटिंग सिस्टम, ऐसा नेशन जो अडॉप्ट करता है क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वोटिंग सिस्टम को. फॉर यहाँ पर देखिए फॉर द नेशन अडॉप्ट, तो यहाँ पर ये ग्रामेटिकली सही साउंड मतलब नहीं दिखाई दे रहा है. सो लेट्स चेक, यहाँ पर चेक करते हैं. ऑफ एनी पार्टी, फॉर द नेशन अडॉप्टेड अ प्रोपोर्शनल, फॉर द नेशन अडॉप्टेड, यहाँ बोला क्या जा रहा है कि ये 50 सालों में सबसे बड़ी जीत मिली है. क्यों? क्योंकि इस नेशन ने क्या अडॉप्ट किया था, अ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वोटिंग सिस्टम अडॉप्ट किया था. सो यहाँ पर ये सही नहीं है. तो देखते हैं, फॉर द नेशन अडॉप्टेड नहीं, फॉर द नेशन अडॉप्टेड क्योंकि नेशन ने ये अडॉप्ट किया था, सो ये तो नहीं होगा. इन द नेशन अडॉप्टेड नहीं. सिंस द नेशन अडॉप्टेड, यस, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट विक्ट्री है. सिंस, क्योंकि नेशन ने अडॉप्ट किया था क्या, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटिंग वोटिंग सिस्टम अडॉप्ट किया था, इसीलिए सबसे बड़ी विक्ट्री मिली. सिंस द नेशन अडॉप्टिंग कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं, ये पास्ट टेंस में सेंटेंस, तो वर्ब सारे पास्ट में होंगे. एंड नो करेक्शन भी नहीं. सो द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर सी. ओके, एक बार चेक करते हैं. दिस इज लेबर्स ग्रेटेस्ट विक्ट्री इन ऑलमोस्ट 50 ईयर्स में सबसे बड़ी विक्ट्री एंड द बिगेस्ट विक्ट्री, सबसे बड़ी जीत है किसी भी पार्टी की. क्यों? सिंस द नेशन अडॉप्टेड, क्योंकि नेशन ने अडॉप्ट किया था एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वोटिंग सिस्टम की, काफी फेयर वोटिंग सिस्टम अडॉप्ट किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन.
So let's check. She herself had turned the polls into a de facto referendum. खुद ने ये जो polls थे उन्हें चेंज कर दिया, कन्वर्ट कर दिया गया था, टर्न कर दिया था de facto referendum में on her government handling of the pandemic by calling it COVID election. तो यहाँ पर बोला गया है on her, ओके शी है तो ऑन हर बिल्कुल सही है, ऑन हर गवर्नमेंट हैंडलिंग, गवर्नमेंट हैंडलिंग नहीं गवर्नमेंट की हैंडलिंग ना, तो यहाँ पर क्या है पोजेशन की बात की जा रही, गवर्नमेंट की हैंडलिंग, तो यहाँ पर पोजेशन पॉजेसिव केस लगेगा, सो यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है, सो ये तो एलिमिनेट हो जाता है बिकॉज देयर इज करेक्शन इन दिस हाईलाइटेड पार्ट. ऑन हर गवर्नमेंट्स हैंडलिंग, यस ये सही लग रहा है. लेट्स चेक अदर ऑप्शंस टू. ऑन हिज एंड हिज नहीं, यहाँ पर शी की बात की जा रही है एंड यहाँ पर हर ही होगा, सो ये एलिमिनेट हो जाता है. इन हर गवर्नमेंट्स हैंडलिंग, रेफरेंडम ऑन हर, यहाँ पर रेफरेंडम ऑन ही होगा, इन नहीं, सो इन यहाँ पर गलत है. ऑन हिज अगेन हिज है, सो ये भी यहाँ एलिमिनेट हो जाता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. So let's check guys. New Zealand, home to over 5 million, recorded just 25 pandemic deaths. वहाँ पर सिर्फ just 25 pandemic deaths record की गई थी. One of the lowest fatality rate in the world. One of the lowest fatality rate, की सबसे कम fatality rate था. Fatality मतलब जो number of deaths होती है उसकी बात की जा रही है. इन दी वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे कम फैटिलिटी डेथ रेट है ये. 25 डेथ हुई थी, क्योंकि आपको पता ही है कोरोना वायरस से कितनी डेथ्स हुई थी. सो यहाँ पर देखेंगे जो गिवन ये जो है हाईलाइटेड पार्ट ये बिल्कुल गलत है. सो फर्स्ट देखते हैं वन ऑफ द लोअर फैटिलिटी रेट्स, नहीं. वन ऑफ द लोवेस्ट फैटिलिटी रेट्स, यस. वन ऑफ द लो फैटिलिटी रेट, नहीं. वन ऑफ द लोवेस्ट फैटिलिटी रेट, नहीं. वन ऑफ द लोअर, वन ऑफ द लो, वन ऑफ द रेट. सो मैंने यहाँ पर ये जितने भी रिजेक्टेड ऑप्शंस हैं यहाँ पर देखिए अंडरलाइन कर दिया है, मतलब कि यहाँ पर ये एरर्स है यहाँ, इसीलिए इन ऑप्शंस को हमने एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि ये एक रूल है एडजेक्टिव का. ये सिंपल सा रूल है कि जब भी आता है वन ऑफ द के साथ जो भी एडजेक्टिव होगा वो एडजेक्टिव हमेशा कैसा होगा, सुपरलेटिव फॉर्म में होगा. इट शुड बी ऑलवेज इन सुपरलेटिव फॉर्म. अब सुपरलेटिव फॉर्म मतलब क्या होता है, टॉलेस्ट, बिगेस्ट, हाईएस्ट, क्लेवरेस्ट, इस तरीके के जो थर्ड फॉर्म होता है एडजेक्टिव का. एंड इसके बाद जो नाउन आएगा ये नाउन भी हमेशा कैसा होना चाहिए, शुड ऑलवेज बी इन प्लूरल फॉर्म. सो यहाँ हमने देखा है लोअर एंड लो. लो का जो कंपैरेटिव फॉर्म है ये लोअर होता है एंड सुपरलेटिव फॉर्म क्या होगा, लोवेस्ट होगा, है ना. लो, लो, लोअर, लोवेस्ट. सो सुपरलेटिव डिग्री ये हुई, सो इसलिए यहाँ पर ये एलिमिनेट कर दिया गया. देन यहाँ देखते हैं लो, अगेन सुपरलेटिव लोवेस्ट चाहिए था एंड नाउन प्लूरल, एंड यहाँ पर इस सेंटेंस में देखेंगे नाउन रेट है, सो इट शुड बी रेट्स, सो इसलिए ये एलिमिनेट हो गया. देन ऑप्शन नंबर डी, वन ऑफ द लोवेस्ट फैटिलिटी, इट शुड बी रेट्स because noun should be plural, so it got eliminated.
एंड द करेक्ट चॉइस वॉज ऑप्शन नंबर बी, वन ऑफ दी। एंड यहाँ पर द होना जरूरी होता है सुपरलेटिव के पहले, एंड फैटिलिटी एंड नाउन वॉज ऑल्सो प्लूरल, सो दिस वॉज आर रिक्वायर्ड आंसर. Next question. So let's check guys. It has eliminated community transmission. मतलब community transmission ने इसे रोक दिया, eliminate कर दिया गया. कैसे? Transmission by imposing, impose करके strict lockdowns and brought back, फिर से लाया गया किसे? relative normalcy को, जो normalcy थी मतलब जैसे normal सब कुछ चल रहा था उसे लाया गया before the election. ओके मतलब कैसे एलिमिनेट किया? कम्युनिटी ट्रांसमिशन, इम्पोजिंग स्ट्रिक्ट लॉकडाउन्स एंड ब्रॉट बैक रिलेटिव नॉर्मलसी बिफोर द इलेक्शन. तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ग्रामेटिकली कंटेक्चुअली बिल्कुल सही साउंड कर रहा है. लेट्स चेक, ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं क्योंकि ये सही साउंड कर रहा है, लेकिन ऑप्शंस चेक करना फिर भी इंपॉर्टेंट होता है. बाय इम्पोजमेंट ऑफ स्ट्रिक्ट लॉकडाउन एंड ब्रॉट बैक, लॉकडाउन है, लॉकडाउन्स ज़्यादा यहाँ पर फिट हो रहा है क्योंकि बहुत सारे लॉकडाउन्स हुए थे, एक तो नहीं हुआ था मतलब यहाँ पर ओके यहाँ पर मैनी लॉकडाउन्स की बात की जा रही है. सो ये एलिमिनेट हो जाता है. एंड बाय इम्पोजमेंट नहीं होगा, बाय इम्पोजिंग ही होता है. बाय के बाद जनरली आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आता है. देन नेक्स्ट, बाय इम्पोजिंग स्ट्रिक्ट लॉकडाउन्स एंड ब्रिंग बैक, ये ब्रिंग है, ब्रिंग बैक नहीं होगा, ये पास्ट की बात की जा रही है, यहाँ पर ब्रॉट होना चाहिए, सो इट गेट एलिमिनेटेड. इम्पोजिंग स्ट्रिक्ट लॉकडाउन्स एंड ब्रॉट बैक, अब यहाँ पर बोला गया है सिर्फ इम्पोजिंग एंड ये बाय नेसेसरी है यहाँ पर इस सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए, सो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा बिकॉज यहाँ पर बाय वर्ड नहीं दिया गया. नेक्स्ट, बाय इम्पोजिंग स्ट्रिक्ट लॉकडाउन्स एंड ब्रॉट आफ्टर इज अ डिफरेंट फ्रेजल वर्ब, सो ये बिल्कुल गलत हो जाता है. एंड ये सो हमारा जो सही आंसर होगा ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ई, दैट इज नो करेक्शन रिक्वायर्ड, मतलब कि ये जो गिवन हाईलाइटेड पार्ट है इज एब्सोल्युटली करेक्ट. So thank you very much guys. Do like, share and subscribe my videos. Thank you very much.